गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हमने जो लेसन शुरू किया है एनसीईआरटी न्यूमेरिकल के ऊपर, चैप्टर नंबर हमारा ये 4 है और लेसन का नाम है मोशन इन ए प्लेन, या कई बार सिंपली हम काइनेमेटिक्स भी बोलते हैं। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिज़िक्स में, क्योंकि मोशन से ही हमारा फिज़िक्स स्टार्ट होता है और रेस्ट पे आके ख़त्म भी हो सकता है। तो मोशन और रेस्ट दोनों ही एक इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं फिज़िक्स में। तो जितनी भी हेवनली बॉडी सारी मोशन से रिलेटेड है। इवन आवर अर्थ इज आल्सो रिलेटेड विद मोशन, मून। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो हमारा मोशन का चैप्टर है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है टॉपिक। तो इसको ध्यान से कीजिए। फिजिक्स में न्यूमेरिकल अपना एक विशेष रोल रखते हैं। न्यूमेरिकल से डरिए मत, घबराइए मत। बड़े बड़े न्यूमेरिकल होते हैं, लेकिन यदि आप उसको समझोगे तो बिल्कुल आसान होता है, वो इतना मुश्किल नहीं होता। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है एनसीईआरटी न्यूमेरिकल। पहले हमने 23rd जो सम्स हैं वो पहले ही हमने वीडियो में कर लिए हैं। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि यदि आप पिछले वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। कंटिन्यूटी जब तक आप नहीं रखोगे तो आपकी जो है स्टडी जो है स्मूथ रूप से एक्टिव नहीं रहेगी, और किसी भी काम को करने के लिए एक्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendra। तो बने रहिए हमारे साथ। तो हम करते हैं आपके साथ शुरुआत इस क्वेश्चन के साथ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। तो ये कहता है भी नीचे जो कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं हमारे पास, उनको पढ़ना है हमें स्टेटमेंट को, और रीजन देना है विद एग्जांपल ये ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट इज कंजर्व्ड इन प्रोसेस। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। जरूर नहीं है कि कोई स्केलर क्वांटिटी हो और इज नॉट कंजर्व्ड ड्यूरिंग द मतलब ऐसा पॉइंट नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एनर्जी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये कंजर्व नहीं है ड्यूरिंग द इनइलास्टिक कोलिजन। जब इनइलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं तो ये कंजर्व नहीं होती है। तो ये था इसका आंसर। और क्वेश्चन नंबर बी कहता है कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यूज। फिर नेगेटिव वैल्यू वो कभी नहीं ले सकती। अब स्टेटमेंट क्या हमारे पास फॉल्स है, बिकॉज हमारे पास काफ़ी ऐसी क्वांटिटीज हैं विच कैन बी नेगेटिव भी हो सकती है हमारी और पॉजिटिव भी हो सकती हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर हम माने तो टेम्परेचर है, स्केलर क्वांटिटी है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। जैसे -30 डिग्री, -4 डिग्री टेम्परेचर काउंट करते हैं। चार्ज भी पॉजिटिव नेगेटिव है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या गई, रॉन्ग चली गई। सी में मस्ट बी डायमेंशनलेस, मस्ट बी डायमेंशनलेस तो फॉल्स है भाई। जरूरी नहीं है वो डायमेंशनलेस हो, मतलब उसका डायमेंशन हो भी सकता है और डायमेंशनलेस नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास डेंसिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन होता है, ठीक है। द स्टेटमेंट इज फॉल्स। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्केलर क्वांटिटी विच मे नॉट बी डायमेंशनलेस। फॉर एग्जांपल एस मास, डेंसिटी, चार्ज बीइंग स्केलर क्वांटिटी एंड हैव डायमेंशन, और इनका डायमेंशन होता है। डी क्वेश्चन डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन स्पेस। तो स्टेटमेंट हमारी फॉल्स रहेगी अभी, क्योंकि ऐसी हमारे पास कई क्वांटिटी हैं जो वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पर वेरी कर सकती हैं। एग्जांपल टेम्परेचर है, वेरी कर सकता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, और एनिस्ट्रोपिक मीडियम, चार्ज डेंसिटी वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, हैज सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर विद डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू जाएगी। क्यों? बिकॉज द वैल्यू ऑफ स्केलर डज नॉट चेंज विद द ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस। तो स्केलर जब हो ही गया तो स्केलर की क्वांटिटी इस तरह से नहीं बदलती। एग्जांपल है मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो मास को आप कहीं रखिए, वो नहीं चेंज होने वाला। क्वेश्चन नंबर 25, एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 340 मीटर अबोव द ग्राउंड। तो कोई हेलीकॉप्टर है वो 300 एंड
3400 लगा लो सीधा, 3400 मीटर की ऊंचाई पर कोई हेलीकॉप्टर उड़ रहा है अबव द ग्राउंड। इफ़ द एंगल सबटेंडेड एट द ग्राउंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट बाय द एयरक्राफ्ट पोजीशन इज 10.0 एज पार एज 30 डिग्री दिया है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो दोबारा इक्वेशन को ध्यान से पढ़िए। कहते हैं भी एक एयरक्राफ्ट है जो उड़ रहा है कितनी हाइट पर, 3400 मीटर अबव द ग्राउंड। इफ द एंगल सबटेंडेड एट द ग्राउंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट बाय द एयरक्राफ्ट पोजीशन इज 10s अपार्ट्स इज 30 डिग्री, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो हमें उसकी स्पीड बतानी है क्या होती है, और स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो हमें डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी पहले, और टाइम इसने दिया ही है हमारे पास 10 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालनी होगी ना, तो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास पहले हम फिगर देखते हैं। तो सपोज हमारे पास ओ इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कोई ग्राउंड है, जैसे हमारे पास ये ओ ऑब्जर्वेशन पॉइंट। जैसे मान लो आप खड़े हैं नीचे और ऊपर आपके हवाई जहाज जा रहा है, तो आप उसके 2 पॉइंट दे सकते हैं। मान लो कोई ए पॉइंट से देख रहा है और कोई दूसरा बी पॉइंट से, और एंगल मेजरमेंट में हम लेकर चलेंगे, पैरेलैक्स मेथड जैसे हम यूज़ करते थे ना, तो सेम वही पॉइंट हम यहाँ पर ऑब्जर्व करके चलेंगे। द एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग अलोंग XY एट हाइट OC 3400 मीटर अबव द ग्राउंड। लेट A and B be two position of the aircraft 10 seconds apart. Thus, aircraft goes from point A to C and C to B in 5 seconds. If the angle subtended by AB is 30 degree at the point O, then the angle subtended by AC यानी कि जो डिस्टेंस हमारी कवर्ड इज, ये देखिए चित्र देखिए ध्यान से हमारा, ये एयरक्राफ्ट है हमारे पास, ये क्या है, XY जो है एयरक्राफ्ट दिया गया है, और C पॉइंट कोई बीच में है हमारे पास, क्लियर है ना। तो ये फिगर दोबारा देखिए, ओ ई दी ऑब्जर्वेशन पॉइंट है हमारे पास, ये जो ये नीचे है यहाँ से कोई देख रहा है, ये क्या है हमारे पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट है एट द ग्राउंड, ज़मीन पर। एंड जो ए और बी है हमारे, ये ए ऊपर लिखा हुआ है, ये ए और बी, ये वाला ए और ये जो बी है हमारे पास, ए और बी क्या है हमारे पास, आर दी पोजिशन ऑफ द एयरक्राफ्ट, ये पोजिशन है एयरक्राफ्ट की, जिसमें एंगल हमारे पास दिया गया है AOB कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है ये टोटल, ये टोटल कितना है 30 डिग्री एंगल दिया गया है ना, ठीक है। अब एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, सी से हम यहाँ पर मिड पॉइंट से ये परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो एंगल 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, 15-15 डिग्री, कितने में होगा 15-15 डिग्री में डिवाइड हो गया। अब मान लो हमारे पास जो OC है बीच वाली लाइन, कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है वो, 3400 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, मतलब ये ऊंचाई यानी कि जो OC है वो कितनी है 3400 मीटर है, और एंगल हमने दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये वाला एंगल, ठीक है, कौन सा एंगल, ये वाला, ये एंगल 15 डिग्री है, और ये वाला एंगल भी कितना है 15 डिग्री है हमारे पास, क्लियर है पॉइंट ये। अब दूसरा पॉइंट क्या मानते हैं हम, टाइम टेकन बाय एयरक्राफ्ट फ्रॉम A to B इज 10 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसने टोटल कितना टाइम लिया, 10 सेकेंड लिया, यानी कि ये इसकी डिस्टेंस है 10 सेकेंड में जो कवर कर रहा है, ठीक है। अब हम ट्रायंगल करेंगे, ट्रायंगल कौन सा लेंगे हम, पहले AOC लेंगे, कौन सा लेंगे AOC। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ये क्या बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लगाएंगे वही हमारा जो ट्रायंगल ला के फार्मूले हैं, टेंजेंट थीटा कोस थीटा साइन थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे। तो एंगल टेंजेंट 15 डिग्री है हमारे पास, तो ये क्या है हमारे पास AC डिवाइड बाई OC, AC यानी कि ये डिवाइड बाई OC, ये टेंजेंट निकालने का हमारे पास फार्मूला होता है, और फार्मूला आपको याद दिला देते हैं, फार्मूला होता है पंडित PBB, पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर, H ठीक है ना,
ये हम फार्मूला यूज़ करते हैं, आपने पहले भी यूज़ किया होगा। तो ये हमारे पास टेंजेंट हो गया ए सी डिवाइड बाई ओ सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास ए सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ सी 15 डिग्री। अब ए सी कितना आ गया, ओ सी टेंजेंट 15 डिग्री। अब ओ सी जो कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, वो 3400 ऊंचाई पे ये उड़ रहा है, और टेंजेंट 15 डिग्री की वैल्यू ये होती है हमारे पास, टेबल में देखेंगे जब, लॉग टेबल से कर सकते हैं आप। तो ये हमारा आ गया टोटल 910.86 मीटर आ गया। सिंस द डिस्टेंस ए सी इज कवर्ड बाई द एयरक्राफ्ट इन 5 सेकेंड, क्योंकि बीच का पॉइंट था वो हमारे पास, इस तरह से बीच का पॉइंट था ये एयरक्राफ्ट का हमारे पास, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो 5 सेकेंड में स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट क्या होगी, फिर वही स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम, क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम होता है हमारे पास। तो ये होगी हमारे पास डिस्टेंस डिवाइड बाई 5, क्योंकि हम आधे लेके चल रहे हैं ना डिस्टेंस। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िए ध्यान से। क्या कहते हैं, ए वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों चीज़ें उसकी, मैग्नीट्यूड भी होती है डायरेक्शन भी होती है। डज इट हैव ए लोकेशन इन स्पेस, पहला पॉइंट कहते हैं डज इट हैव ए लोकेशन इन स्पेस, फर्स्ट पॉइंट। तो क्या ये ट्रू है, फर्स्ट पॉइंट। ए वेक्टर इन जनरल हैज नो डेफिनेट लोकेशन इन स्पेस, यदि हम आम बात करें तो उसकी कोई डेफिनेट लोकेशन नहीं होती। कारण क्या है उसका, ए वेक्टर रिमेन्स अनअफेक्टेड वेन एवर इट इज डिस्प्लेस्ड एनीवेयर इन द स्पेस प्रोवाइडेड इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डू नॉट चेंज। हाउएवर ए पोजिशन वेक्टर हैज ए डेफिनेट लोकेशन इन स्पेस, लेकिन यदि हम पोजिशन वेक्टर की बात करेंगे तो उसकी डेफिनेट क्या होती है, शेप होती है। तो ये देखिए पॉइंट क्या बनता है हमारे पास, A vector in general has no definite location in space because a vector remain unaffected whenever it is displaced anywhere in the space provided its magnitude direction do not change. However, a position vector has a definite location in space. अब हमारा जो अगला पॉइंट है हमारे पास क्या है, सेकंड क्या पूछता है, कैन इट वेरी विद टाइम, क्या ये टाइम के साथ वेरी कर सकता है। तो सही है, तो ए वेक्टर कैन वेरी विद टाइम। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेना चाहते हैं, जैसे वेलोसिटी वेक्टर है हमारे पास, तो उसके पास यदि मान लो एक्सेलरेटेड पार्टिकल है तो वो टाइम के साथ वेरी करता है, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर ऑफ एन एक्सेलरेटेड पार्टिकल वेरीज विद टाइम, ठीक है। अब थर्ड, विल टू इक्वल वेक्टर ए एंड बी डिफरेंट लोकेशन स्पेस नेसेसरली हैव आइडेंटिकल फिजिकल इफेक्ट्स, गिव एग्जाम्पल इन स्पोर्ट ऑफ योर आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन ध्यान से पूछिए, क्या कहते हैं, विल टू वेक्टर ए एंड बी एट डिफरेंट लोकेशन इन स्पेस नेसेसरली हैव आइडेंटिकल फिजिकल इफेक्ट्स। तो टू इक्वल वेक्टर एट डिफरेंट लोकेशन इन स्पेस डू नॉट नेसेसरली हैव द सेम फिजिकल इफेक्ट, ज़रूरी नहीं है जो ये कह रहा है भी सच हो। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं भी, जैसे मान लो टू इक्वल फोर्सेज एक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन ए बॉडी विच कैन कोज द रोटेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस विल नॉट प्रोड्यूस इक्वल टर्निंग इफेक्ट। तो ये हमारा एग्जांपल हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर पढ़ लीजिए। ए वेक्टर कैन वेरी विद द टाइम, द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ एक्सेलरेटेड पार्टिकल, और ये थर्ड है हमारा, टू इक्वल वेक्टर एट ए डिफरेंट लोकेशन इन स्पेस डू नॉट नेसेसरली हैव सेम फिजिकल इफेक्ट। फॉर एग्जांपल, टू इक्वल फोर्सेज एक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द बॉडी विच कैन कोज द रोटेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस विल नॉट प्रोड्यूस इक्वल टर्निंग इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िए। ए वेक्टर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डज इट मीन, तो वही क्वेश्चन हमारे पास हो गया सेम। क्वेश्चन नंबर 27 अभी किया हमने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 26 और 27 लगभग सेम है, फिर भी एक बार हम पढ़ देते हैं।
A vector has both magnitude and direction. Does it mean that anything that has magnitude and axis is necessarily a vector? Rotation of a body can be specified by direction of the axis of the rotation and angle of rotation about the axis. Does that make any rotation a vector? तो आंसर हमारा इसमें नो रहेगा। कारण क्या है, हमारे पास ऐसी कई फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, लेकिन दे आर नॉट ए वेक्टर। लेकिन वो वेक्टर नहीं है। जैसे हमने पिछले जो वीडियो किए थे उसमें आपको एग्जांपल दिए थे, फिर भी हम दोबारा रिपीट कर देते हैं। हम वेक्टर क्वांटिटी किसको मानते हैं? जो वेक्टर एडिशन को फॉलो करती है, जो वेक्टर एडिशन को फॉलो करती है उसको वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं। फाइनाइट रोटेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज नॉट ए वेक्टर बिकॉज फाइनाइट रोटेशन डू नॉट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। लेकिन स्मॉल एडिशन लगा लो या रोटेशन ऑफ ए बॉडी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एज इट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी कि हम जो वेक्टर लॉ का रूल फॉलो करती हैं उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। एक देखिए, जैसे हमारे पास करंट है, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन मैग्नीट्यूड भी है, उसका डायरेक्शन भी है ना, तो इसलिए हम इस बात से हम सहमत नहीं हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इसका क्वेश्चन आंसर का पढ़ सकते हो, हमने इसको ले लिया है सॉल्यूशन में। कैन यू एसोसिएट वेक्टर विद, तो 28 क्वेश्चन भी यही हमारे पास क्या कहते हैं, कैन यू एसोसिएट वेक्टर विद नंबर 1 द लेंथ ऑफ ए वायर बेंट इनटू ए लूप। अब कोई तार है उसका हम लूप बना देते हैं, लूप का मतलब गोलाई में ले सकते हैं, मोड़ना है, इस तरह से लूप बन जाते हैं, इसको लूप बोलते हैं ना। तो कहते हैं क्या है, उसको बेंट करते हैं हम। तो वी कैन नॉट एसोसिएट ए वेक्टर विद लेंथ ऑफ ए वायर बेंट इनटू लूप, नहीं कर सकते ऐसा हम, नो आएगा इसका आंसर। और क्वेश्चन बी में प्लेन एरिया, तो वी कैन एसोसिएट ए वेक्टर विद ए प्लेन एरिया, सच वेक्टर इज कॉल्ड एरिया वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल टू दी एरिया। ठीक है, ये बी का आंसर हो गया हमारे पास। ए स्फीयर के बारे में आपकी क्या बात होगी, तो उसमें भी नो आएगा। ठीक है, वी कैन नॉट एसोसिएट ए वेक्टर विद वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हाउएवर ए वेक्टर कैन बी एसोसिएटेड विद इट्स एरिया ऑफ स्फीयर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, बिल्कुल आसान है। ए बुलेट फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, किसी बुलेट से जो है फायर किया गया कितनी एंगल पर, 30 डिग्री, विद द हॉरिजॉन्टल हिट्स द ग्राउंड 3.0 किलोमीटर अवे। बाय एडजस्टिंग द एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन कैन वन होप टू हिट ए टारगेट ऑफ 5.0 किलोमीटर अवे। एज्यूम द मजल स्पीड ऑफ द फिक्स आ जो उसकी नेगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस। मतलब जैसे हमारी कोई भी गन होती है तो उसकी मजल वेलोसिटी फिक्स होती है, मजल स्पीड जो है फिक्स होती है, अभी किस स्पीड से वो चलेगी। फिर भी ये कहता है कि मान लो क्या हम उसकी डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं टारगेट की, मतलब ज़्यादा दूरी तक मार सकते हैं उसको। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्या लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला हम यूज़ करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रेंज से हमें पता चलेगा क्या वो वहाँ तक जाएगी या नहीं जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसकी मजल वेलोसिटी फिक्स दी गई है, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का भी फार्मूला हम लगाएंगे। पहले हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला लगाते हैं और फिर लगाएंगे दूसरा फार्मूला। देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, भाई कितनी दूर तक गई, तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज होती है। हम ऐसे फेंकते हैं किसी बॉडी को, तो ये जो रेंज होगी हमारी, तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज होती है नीचे वाली, देखिए। ठीक है ना, तो उसका फार्मूला हमारे पास यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, ये है हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने का फार्मूला। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद कर लीजिए। तो R3 दिया है हमारे पास, यू स्क्वायर साइन 60 डिग्री दिया हुआ है, क्योंकि 2 थीटा दिया ना, 30 दिया तो डबल हो जाएगा, डिवाइड बाई जी। तो यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी √3/2 आ गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन नोट कर लीजिए। यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी कितना आ गया, √3/2 या 2/3 कह सकते हैं हम। मजल वेलोसिटी फिक्स है, देयरफॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है हमारी, ये यू स्क्वायर अपॉन जी, और ये कितना है हमारे पास, √3 यह है ना, तो पॉइंट में इसको तोड़ लीजिए, याद आएगा 3.464।
तो ये 5 किलोमीटर से क्या हो गया, कम हो गया ना। सो बुलेट कैन नॉट हिट द टारगेट, तो वो उस टारगेट को हिट नहीं करेगी जो 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, ए फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजेंटली एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1.5 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर passing directly overhead an anti-aircraft gun. At what angle from the vertical should the gun be fired for the cell with the muzzle speed 600 meter per second to hit a plane? At what minimum altitude should the pilot fly the plane to avoid the being hit? Acceleration due to gravity दिया 10 ले सकते हैं हम इसमें। देखिए ये कहते हैं, दोबारा सुन लीजिए, फाइटर प्लेन है कोई, हॉरिजेंटल एल्टीट्यूड पर है हमारे पास 1.5 किलोमीटर पर, और स्पीड भी उसकी दी गई है, और जो है पास करते हैं मान लो ओवर हेड एंड एयरक्राफ्ट गन। तो एंगल की बात कर रहा है ये, तो किस तरह से हम निकालेंगे? तो इसमें हम एक तो निकालेंगे स्पीड ऑफ द प्लेन, निकालेंगे पहले। क्या निकालेंगे? स्पीड ऑफ द प्लेन। तो स्पीड का फार्मूला भी किया था हमने, डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम करके हम उसकी स्पीड निकाल लेंगे। ठीक है। अब स्पीड जब निकल जाएगी फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा? उसके कंपोनेंट निकालेंगे, यूज साइन थीटा। क्या निकालेंगे? कंपोनेंट निकालेंगे, साइन थीटा निकालेंगे। ठीक है, यानी कि हमें एंगल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एंगल निकालेंगे। पहला पॉइंट हमें वेलोसिटी निकालनी है, फिर हमें एंगल निकालना है, फिर हम क्या निकालेंगे? मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बुलेट, जैसे हमें पिछला क्वेश्चन किया वही सेम क्वेश्चन। तो जैसे रेंज निकाली है तो वैसे ही हम मैक्सिमम हाइट निकालेंगे। तो ये 3 पॉइंट हम इसमें करके चलेंगे। तो पहले हम देखिए शुरू करते हैं। देखिए ये दिया हुआ है हमारे पास फिगर, ध्यान से देखिए, 1.5 किलोमीटर दिया हुआ है हमारे पास, और वेलोसिटी भी दी गई है, टारगेट भी दिया गया हमारे पास, और बंदूक की गोली भी दी गई है। देखिए, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले हम, कैसे करना है हमें। सपोज दैट फाइटर प्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजेंटली विद ए स्पीड ऑफ v एट द हाइट OA 1.5 किलोमीटर। तो इस तरह से कोई मान लो, इस तरह से एक बार हम समझा देते हैं। ये देखिए, ये मान लो 1.5 किलोमीटर है कोई, ठीक है, उड़ रहा है कोई एरोप्लेन, और O पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करने के लिए। पोजीशन ऑफ द एंटी क्राफ्ट गन, यहाँ पे इस तरह से बुलेट फायर की जाती है, ठीक है, और इसको हम ऐसे मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं, और इस साइड से ऐसे होगा हमारे पास एक्सिस में, और यहाँ से फिर ये एंगल लेके चलेंगे हम। ठीक है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया, ध्यान से देख लीजिए। ये देखिए, वीडियो को पॉज करके चित्र देख लेना। ठीक है, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दिए हमारे पास, UY और VX दिए गए हैं ये। ठीक है, और डायरेक्शन हमारी दे रखी है। देखिए ये इधर ये डायरेक्शन हो जाएगी, ये बुलेट की डायरेक्शन हो जाएगी, ये ऊपर एरोप्लेन जो उड़ रहा है। ठीक है ना। तो अब मान लो द सेल हिट्स ए फाइटर प्लेन एट द पॉइंट B एज शोन इन द फिगर। मान लो पॉइंट B है, देखिए यहाँ पे हिट करता है, मान लो पॉइंट B पे हिट करता है। ठीक है, सपोज दैट द सेल हिट्स द प्लेन आफ्टर ए टाइम t है ये, आफ्टर टाइम t, then the horizontal distance traveled by the fighter plane in time t with the velocity v is equal to the horizontal distance covered by the cell in the time with the ux। इसमें हम इस तरह से लिखेंगे, ux ऐसे। ठीक है ना। अब करते हैं शुरू क्वेश्चन हमारा, बिल्कुल सिंपल। इसमें पहले एंगल निकाला गया है, vt इज इक्वल टू uxt, या vt इज इक्वल टू u साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू v बाई यू। सीधा ये लगा सकते हैं हम डायरेक्ट। साइन थीटा क्या होता है हमारे पास? v बाई यू। ठीक है ना। और v कितना है हमारे पास? 720 किलोमीटर, और u कितना है? 600 मीटर पर सेकंड, और एंगल भी दिया है हमारे पास। तो मिनिमम एल्टीट्यूड एट वी द पायलट शुड फ्लाई, तो ये होता है हमारे पास फार्मूला। ठीक है, तो ये बन गया फार्मूला। इसके बाद इसमें हम सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हमारे पास कितना आ जाएगा? आंसर 16 किलोमीटर आ जाएगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ये साइकिलिस्ट इज
राइडिंग विद स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर एज ही अप्रोचेज ए सर्कुलर टर्न ऑन द रोड ए ऑफ रेडियस 80 मीटर ही अप्लाइज ब्रेक्स एंड रिड्यूस हिज स्पीड एट ए कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड. What is the magnitude of and direction of the net acceleration of the cyclist on the circular gun? तो थोड़ा क्वेश्चन लंबा है लेकिन आसान है. अब ध्यान से एक बार इसकी स्टेटमेंट दोबारा वीडियो को पॉज करके ज़रूर देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपके. तो ये देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन भी दिया है इसमें. सपोज दैट ए साइकिलिस्ट अप्लाई ए ब्रेक्स एट द पॉइंट ए. ये देखिए ये पॉइंट ए दिया गया है, यहाँ पे वो ब्रेक लगाता है. मान लो साइकिलिस्ट कोई सर्कल में मूव कर रहा है वो, ठीक है ना, साइकिलिस्ट है ना. देन रिटार्डेशन प्रोड्यूस ड्यू टू दी ब्रेक से एट टी विल बी अपोजिट टू दी वेलोसिटी ऑफ वी. ठीक है, ये देखिए रिटार्डेशन दिया गया है इसमें. रिटार्डेशन का मतलब वेलोसिटी कम हो रही है उसकी, ठीक है ना. तो ये एक्सेलेरेशन दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, सेम हमारा वही फिगर बनता है. तो ए टी हमारे पास क्या होगा, रिटार्डेशन जो है 0.5 मीटर पर सेकेंड. देखिए ये बनता है. टोटल एक्सेलेरेशन क्या बनेगा हमारे पास, जो पहला एक्सेलेरेशन है इंटू दूसरा प्लस में दूसरा एक्सेलेरेशन, उसका स्केयर करके लेते हैं. इनकी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन हमें कैसे निकालते हैं, एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर अंडर रूट करते हैं ना, एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर अंडर रूट, ये फार्मूला होता है. तो सेम इसमें हमारे पास एक्सेलेरेशन दिया गया तो एक्सेलेरेशन ही हम स्केयर में करके अंडर रूट करते हैं. मैग्नीट्यूड निकालने का यही फार्मूला होता है हमारे पास. क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड निकालने का. तो वही फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया. तो यहाँ पे एक ही एक्सेलेरेशन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है. इफ़ थीटा इज द एंगल बिटवीन द टोटल एक्सेलेरेशन एंड द वेलोसिटी ऑफ द साइकिलिस्ट, तो टेंजेंट थीटा में हम वही फार्मूला लगाएंगे, ए सी डिवाइड बाई ए टी. और ये दोनों हमारे पास दिया गया है, दी गई वैल्यू. तो एक्सेलेरेशन अलोंग द टेंजेंट ए टी होता है हमारे पास, एक्सेलेरेशन अलोंग दी टेंजेंट ए टी लेंगे, इसमें ए टी लिया है ना. और दूसरा पॉइंट हमने लिया हुआ है एक्सेलेरेशन, पॉइंट लिया है दूसरा हमारा, एक्सेलेरेशन दूसरा है हमारे. तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर. क्वेश्चन नंबर 32. तो 32 में हमारे पास दो पॉइंट दिए गए हैं, देखिए ध्यान से. So that for a projectile the angle between the velocity and the x-axis as a function of time is given by theta t is equal to tangent inverse v of oy minus gt divided by v of ox. ठीक है, ये है पहला. where symbol have their usual meaning. यहाँ तक क्लियर हो गया. फिर दूसरा बी करेंगे हम. तो इसके लिए हम मान लेते हैं जो हमारे पास वी ओ एक्स और जो वी ओ वाई दिए हैं, इनिशियल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट ओ एंड ओ वाई. ठीक है, जो ओ वाई है वो भी हमारे पास कंपोनेंट वाई में हो जाएगा वेलोसिटी कंपोनेंट, और जो ओ एक्स है वो भी हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट है, वो एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा. जी एक्सेलेरेशन ग्रेविटी और टी हमारे पास टाइम है, यानी कि वो यूजुअल मीनिंग आ जाएगा हमारे पास. ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा इसमें, मान लेते हैं कोई प्रोजेक्टाइल है वो जाता है O2P. फिगर देखिए, ये देखिए ध्यान से, ये फिगर दिया गया है. कोई प्रोजेक्टाइल है O से P की ओर चला गया है ये, ठीक है, ये O है. कोई प्रोजेक्टाइल हमने फेंक दिया तो ये देखिए इस तरह से जाएगा. कोई भी प्रोजेक्टाइल है ना, किसी को फेंकेंगे तो ये हमारा हाइपरबोला यानी कि जो पैराबोला टाइप की इक्वेशन बनती है. और टाइम मान लेते हैं t है उसके लिए जाने के लिए. इफ़ वी एक्स एंड वी वाई बी दी कंपोनेंट वेलोसिटी, हमारे पास ये देखिए ये वेलोसिटी कंपोनेंट हो गया, और दूसरा u साइन थीटा हो जाएगा हमारे पास कंपोनेंट. तो फिर हमें निकालना है जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया उसको प्रूव करना है. कैसे करेंगे देखिए, वही टेंजेंट थीटा क्या आता है हमारे पास, वी वाई बटे वी एक्स अभी किया हमने, और ये किसके बराबर होगा, वी ऑफ ए वाई ओ वाई माइनस जी टी डिवाइड बाई वी ऑफ ए एक्स. ये वी वाई हमारे पास कंपोनेंट फॉर्म में आ जाएगा. यानी कि जो वी वाई होता है हमारे पास जब कंपोनेंट यूज़ करते हैं तो वी ओ वाई
माइनस जी टी होता है, क्या होता है माइनस जी टी, और वी एक्स क्या होता है वी ओ एक्स होता है सीधा। ये जो वी एक्स है ये इसके बराबर होता है जब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की। इसका मतलब टेंजेंट थीटा निकालेंगे तो जाके ये टेंजेंट इन्वर्स हो जाएगा। तो ये सिंपल हमारा प्रूफ था। दूसरा हमें ये प्रूव करना है, सो दैट दी प्रोजेक्शन एंगल थीटा जीरो, नीचे है थीटा जीरो, हम इसको इस तरह से लिखेंगे, देखिए थीटा जीरो, ये थीटा हो गया और ये जीरो, इस तरह से लिया गया ये थीटा जीरो, इसको फॉर ए प्रोजेक्टाइल लॉन्च फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाई, ये देखिए इस तरह से हम टेंजेंट इनवर्स 4h m डिवाइड बाई r। तो जब हम एंगुलर प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, यू स्केयर साइन स्केयर थीटा डिवाइड बाई 2g होता है, ठीक है। और हॉरिजेंटल रेंज का फार्मूला यू स्केयर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई g होता है। तो वो दोनों फार्मूले यूज़ करेंगे और दोनों को इक्वेट में हम लेके चलेंगे। देखिए मैक्सिमम वर्टिकल हाइट का फार्मूला हमारे पास ये हो गया, हॉरिजेंटल रेंज का फार्मूला ये हो गया हमारे पास, ये वाला साइन 2 थीटा हमारे पास इसके बराबर होता है साइन थीटा कोस थीटा के बराबर होता है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम दोनों को इक्वेट करेंगे, इक्वेट करने से हमारे पास यहाँ पे हम निकाल लेंगे टेंजेंट थीटा की वैल्यू, और इधर जाके क्या हो जाएगा टेंजेंट इन्वर्स हो जाएगा। तो जो हमने पूछा गया था वो प्रूफ में आ जाता है, ये पूछा था हमें और ये प्रूफ में आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के ऊपर। तो उसको आप 2 या 3 बार जरूर देखिए, तभी आपके ये क्लियर हो पाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद।